हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ा था। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर आता है मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इसके जो अंतर्गत आती है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो मध्यकालीन आर्य भाषा है इसके अंतर्गत आती है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, फिर आती है लौकिक संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत ध्वनि। हम उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। पूछा जा सकता है कि वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 52 है। इसमें जो है 13 स्वर है तथा 39 व्यंजन है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। अब आती है वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत जो है श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन, 3 वाच्य एवं 8 विभक्तियों का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मनेय एवं परसमय 2 पदों में चलते थे। कुछ एक धातुएं जो है उभयपदी थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल जो है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुप्रिय एवं द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। कई बार जो है परीक्षा में विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है जो वैदिक संस्कृत है ये एक श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। इसमें जो है 3 लिंग, 3 वचन, 3 वाच्य और 8 विभक्तियों का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में जो धातुओं के रूप आत्मनेय एवं परसमय 2 पदों में मिलते थे। कुछ एक जो धातुएं हैं वो उभयपदी थी। जो भोलानाथ तिवारी है इनके अनुसार जो वैदिक संस्कृत है इसमें केवल 4 ही समास थे। कौन कौन से हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुप्रिय एवं द्वंद्व। ये सारी विशेषताएं आपको याद रखनी है। फिर आता है लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। और इसकी जो ध्वनियाँ कितनी है? 48 ध्वनियाँ हैं। अब देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषाओं को। सबसे पहले आता है पाली। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सुप्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। पूछा जा सकता है कि जो त्रिपिटक है इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, तो इनकी 3 मानी जाती है। कौन कौन सी है? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जो सम्राट अशोक के पुत्र रहे हैं, क्या नाम था उनका? कुमार महेंद्र। उन्होंने जो है त्रिपिटकों के साथ लंका वो गए। वहाँ लंका नरेश जो वटगामिनी है के संरक्षण में जो है धीरवाद का त्रिपिटक मतलब बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है उसको लिपिबद्ध जो वो उसको किया। और पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत की प्रथम जो देश भाषा किसे कहा जाता है, तो पाली को कहा जाता है, याद रखना है। सुत्त पिटक जो है साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो ध्यान रखना है जो सुत्त पिटक है वो क्या है? जो साधारण बातचीत के ढंग पर जो बुद्ध थे उनके जो है उपदेशों का एक संग्रह है सुत्त पिटक। दूसरा आता है विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को जो है नियमित करने के लिए दी थी। फिर आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में जो है चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का जो विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पिटक के जो उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः जो है अभिधम पिटक का विकास हुआ है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित है। एक है कच्चान व्याकरण, दूसरा है मुगलान व्याकरण और तीसरा है सतनीति। जो कच्चान व्याकरण है इसके रचयिता माने जाते हैं महाकच्यान माने जाते हैं। कालक्रम में यह जो है सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। उसके बाद आता है मुगलान व्याकरण के रचयिता जो है मुगलान माने जाते हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और लिखी है। मुगलान जो व्याकरण के
पाली जो व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण रहा है। कौन? मुगलान व्याकरण। और इस व्याकरण में कितने? 817 इसमें सूत्र हैं। फिर आता है सदनीति व्याकरण। इसके रचयिता माने जाते हैं वर्मी भिक्षु। तो जो सदनीति व्याकरण है इसके रचयिता माने जाते हैं वर्मी भिक्षु। और जो है ये जो व्याकरण रहा है ये 3 भागों में कौन कौन से हैं? पदमाला, धातुमाला और सुतमाला। और इसमें जो है 27 अध्याय हैं तथा 1391 इसमें ये सूत्रों में ये निबद्ध है। फिर आता है प्राकृत, जिसे जो है द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत जो है प्रचलित है, जो निम्न है। सबसे पहले है जो प्राकृत है ये प्राचीनतम जो है जनभाषा है, और दूसरा है प्राकृत की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है। फिर आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश को जो है तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश को कहा जाता है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम जो प्रमाणिक प्रयोग मिलता है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। अपभ्रंश के सबसे जो प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है चंड ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा जो है धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो जो रामचंद्र शुक्ल है ये क्या मानते हैं कि जो अपभ्रंश है, जो अपभ्रंश नाम पहल जो है वल्लभी के एक राजा रहे हैं जिनका नाम था धारसेन द्वितीय, इनके शिलालेख में मिलता है अपभ्रंश नाम, जिसमें जो है उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है, जिनके अनुसार 6वीं से 11वीं शती तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे जो है मागधी प्राकृत के बाद जो है मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत के बाद शौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि। तो ये किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। ये कथन भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये क्या था? ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। आगे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण वो डॉक्टर AFR हार्ले ने किया। कब किया था? सन जो है 1880 में इन्होंने किया था ये हार्ले ने। डॉक्टर हार्ले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। सबसे पहला है पूर्वी गौड़ियन, इसके अंतर्गत है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। फिर आता है पश्चिमी गौड़ियन, इसके अंतर्गत है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। फिर है उत्तरी गौड़ियन, तो इसके अंतर्गत आते हैं गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। फिर है दक्षिणी गौड़ियन, इसके अंतर्गत है मराठी। डॉक्टर जो है हार्ले ने के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे वो जो है बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 अपना जो है पहला वर्गीकरण जो है निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया था। सबसे पहले बाहरी उपशाखाएं, इसमें जो है उत्तरी पश्चिमी समुदाय, लहंदा और सिंधी। फिर आता है दक्षिणी समुदाय, इसमें जो है मराठी। फिर आता है पूर्वी समुदाय, इसमें उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। फिर आता है मध्य उपशाखाएं, इसमें आता है मध्यवर्ती समुदाय और पूर्वी हिंदी। फिर आता है भीतरी उपशाखाएं, इसमें आती है
केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी और जो है खानदेशी और राजस्थानी। फिर आता है पहाड़ी समुदाय, इसमें आता है पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, फिर आता है पश्चिमी पहाड़ी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।